अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसके जस्ट विपरीत करते हैं। प्रधान भी बन गए, सरपंच बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, न जाने कहां से क्या होता है जी। लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है, एकदम गाड़ियां आ जाती हैं, नई बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, पैसा आ जाता है, मकान आ जाते हैं। बोले मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल बिना सिक्योरिटी के चलूंगा, मैं कोई बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं छोटा सा घर उसमें रहूंगा। ये सारे वादे उन्होंने बच्चों की कसम खा करके किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज नेटवर्क। आज हम जुड़े हैं एक हस्ती के साथ, डॉक्टर आनंद कुमार। डॉक्टर आनंद कुमार आईपीएस रहे हैं, पुलिस में सेवाएं दी हैं अपनी, और गृह मंत्रालय से डीजी रिटायर हुए हैं। बात करेंगे इनसे आज राष्ट्र निर्माण पार्टी के नाते से। राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बात करेंगे इनसे मुद्दों को लेकर के कि आखिर रिटायरमेंट के बाद राष्ट्र निर्माण पार्टी में आने का क्या मकसद है और क्यों इस पार्टी के साथ जुड़े और क्या इस पार्टी की आइडियोलॉजी है और क्या कर रहे हैं ये दूसरी पार्टियों से अलग, जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आईपीएस से रिटायर, चाहते तो जिंदगी बहुत अच्छी जी सकते थे, आराम से घर बैठकर जी सकते थे। राष्ट्र निर्माण पार्टी नहीं, आपने सही कहा। देखिए, जब मैं पुलिस में था तो अलग अलग समय पर जो समाज की समस्याएं होती हैं उन्हें देखने का और उनसे उलझने सुलझने का मौका मिला। जब मैं गृह मंत्रालय में आया तो पूरे देश की जो समस्याएं होती हैं उन्हें देखने और समझने का मौका मिला, और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अधिकांश पार्टियां देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ किस ढंग से कंप्रोमाइज करती हैं, सही डिसीजन नहीं लेती। वोट बैंक के चक्कर में देश के साथ एक प्रकार से जो डिसीजन नहीं करना चाहिए वो डिसीजन लिए जाती हैं। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा। इसलिए जब मैं रिटायर हुआ तब मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, और इसी उथल पुथल के दौरान मुझे एहसास हुआ कि शायद जो अब तक मैं नहीं कर पाया वो राजनीतिक मंच के माध्यम से मैं शायद कर सकता हूं, और इस ढंग के एक राजनीतिक मंच की जरूरत है जहां राष्ट्र के हित के बारे में, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर किसी ढंग का कोई कंप्रोमाइज ना हो। इसलिए हम राष्ट्र निर्माण पार्टी से जुड़े। हमारा जो एक चिंतन है वो राष्ट्रहित सर्वोपरि, ठीक है। ये उद्देश्य हम लेकर के चलते हैं कि राष्ट्र का जो हित है वो सबसे ऊपर है और सारी चीजें गौण हैं, और इसलिए वोटों के नाम पर या प्रांत के नाम पर या भाषा के नाम पर या धर्म मजहब के नाम पर उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा चिंतन है न प्रांतवाद न पंथवाद, अब केवल राष्ट्रवाद, न भाषावाद न जातिवाद, अब चलेगा राष्ट्रवाद। तो इस रूप में हमारा एक चिंतन था। दूसरा चिंतन जो हमने लिया कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, ये हमारा पॉलिटिकल विजन है। अभी आपने देखा होगा जहां कहीं कोई भी लोग यदि प्रधान भी बन गए, सरपंच बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, न जाने कहां से क्या होता है जी। लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है, एकदम गाड़ियां आ जाती हैं, नई बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, पैसा आ जाता है, मकान आ जाते हैं। ये स्थिति जो है चलती है। तो हो क्या रहा है? अपनों की उन्नति और अपनी उन्नति, ये उनका मूल मंत्र रहता है। अधिकांश नेताओं का, अधिकांश पार्टियों में जो भी काम कर रहे हैं उनका ये। हम लोगों ने अलग ढंग का लक्ष्य बनाया जिसमें कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। जब सबकी उन्नति होगी तब हम समझेंगे कि हमारी उन्नति हुई है, ठीक है। तो ये जो है हमारे और दूसरी पार्टियों के चिंतन में एक विशेषता है या पृथकता है कि जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, पार्टी का नाम है राष्ट्र निर्माण पार्टी, नाम बहुत अच्छा है। सवाल ये बनता है कि आप भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बहुत अच्छे पद से रिटायर हुए हैं,
एक और पार्टी है यहाँ पर, आम आदमी पार्टी। वो भी केजरीवाल साहब भी जो है बहुत अच्छे अपने अधिकारी रहे हैं जी। उनको भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आपको भी कोई कमी नहीं है, आप भी राष्ट्र निर्माण के लिए आए हैं, वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए आए थे। आज क्या से क्या हो गए, जनता कैसे विश्वास करे? देखिए, उनकी स्थिति और हमारी स्थिति में अंतर है। पहली चीज, जब वो जिस पद पर भी थे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने उस पद पर कभी काम ही नहीं किया। उस समय भी उसको छोड़कर दूसरे काम कर रहे थे, और ये उनकी विशेषता है कि जहां वो होते हैं वो काम नहीं करते, वो कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमने अपना पूरा जीवन पुलिस विभाग में ईमानदारी के साथ रहते हुए काम किया है, और आप विश्वास करिए, बहुत से लोग, कई बार आपने देखा होगा, अलग अलग विभागों में रहते हैं, बहुत सी पुस्तकें लिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैंने विचार किया, बहुत से लोग हमें मिले जो कि ये काम करते रहते थे। मुझे आप कैसे कर लेते? बोले सर, कोई काम नहीं है करने का, तो इसलिए हम लिख लेते हैं। मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं सरकार से पैसा लेकर के और पुस्तकें लिखने बैठ जाऊं तो शायद ये बेईमानी होगी। मैं जिस काम के लिए पैसा ले रहा हूं उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। उस काम को मुझे सही ढंग से करना चाहिए, और इसलिए हम पूरे जीवन जब तक सर्विस में रहे तब तक, अंतिम दिन तक बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जहां भी रहे वहां उस रूप में काम किया। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसका जो जन्म है वो अलग परिस्थितियों में हुआ है। शायद पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे बढ़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी बहुत समय से अपनी भूमि की तलाश कर रहे थे, और उस समय उनको मौका मिला। उन्होंने अन्ना हजारे जी को आगे करके अपना जो भी आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरोध में जिस ढंग से वो बोलते थे, कहते थे, शपथ लेते थे, कसम खाते थे, बच्चों की कसम खाते थे, तो देश के लोगों ने, देश के नौजवानों ने उनकी बात पर भरोसा किया। उनके भोले चेहरों को देख करके, उनकी भोली भाली आवाज को सुन करके लोगों ने सोचा कि, और वो जब बात कहते थे कि आप मेरी माताएं, मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, इस ढंग का जो नाता जोड़ करके उन्होंने जो भी कुछ राजनीति की शुरुआत की, उसमें लोगों को लगा कि एक नया मसीहा आया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना चाहता है। इसलिए लोगों ने पूरे तहे दिल से जो है उनको समर्थन दिया। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव सर पर है। आम आदमी पार्टी जिस पार्टी को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर भ्रष्टाचारी कहकर के सत्ता में आई, आज उसी पार्टी के साथ उन्होंने जो है गठबंधन करके अपना अनाउंस कर दिया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं तो पहले दिन से देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसके जस्ट विपरीत करते हैं। ये उनकी खासियत है। उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी। मैंने एनडीटीवी पर वो बरखा दत्त जो थी वो उनका इंटरव्यू ले रही थी, और वो मैंने देखा था अच्छी तरह से, मुझे याद है। बोले, मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल बिना सिक्योरिटी के चलूँगा, मैं कोई बड़ा घर नहीं लूँगा, मैं छोटा सा घर लेकर के उसमें रहूँगा। ये सारे वादे उन्होंने बच्चों की कसम खा करके किए थे, और वो बहुत जल्दी बदल गए। उस समय भी जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, सपोर्ट लिया था। आपने देखा होगा, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिस नेता के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप न लगाए हों। और वो उन सभी नेताओं के पास पहुंचे, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे और कोई हों, सबके पास पहुंचे अपने लिए कि जी हमें समर्थन करो, हमें ये करो, हमें वो करो। ठीक है, तो ये स्थिति हमने देखी है। तो जिस रूप में उनका, जिस ढंग की राजनीति वो कर रहे हैं, मेरा तो मतलब इस देश के साथ जितना बड़ा धोखा और लोगों के सेंटिमेंट के साथ जितना बड़ा धोखा अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उतना शायद ही इतिहास में किसी ने किया होगा। डॉक्टर साहब,
कितना भी धोखा किया हो, कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार उनकी 2 टर्म पूरे करने जा रही है, तीसरे टर्म के लिए वो दावे भर रहे हैं, और पंजाब में एक और स्टेट उनके पास है, आगे भी विस्तार वो काफ़ी कर रहे हैं। इस टाइम लोकसभा चुनाव में मोदी जी का दौर बताया जा रहा है कि मोदी जी का दौर है, उनको कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए जी, मैं वो क्या कहते हैं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी जी अपने बारे में क्या कहते हैं या लोग, मैं जहां जहां गया हूं चुनावों के सिलसिले में, गुजरात में चुनाव हुए, हमारे 3 कैंडिडेट थे, मैं वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमा हूं, गांवों में गया हूं। ऑटो रिक्शा से हम लोग जाते थे, गांव में घूमते थे, दिन भर घूमते थे, लोगों से बात करते थे। मैंने वहां देखा लोग जो हैं बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना था कि ये अहंकारी हो गए हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। दूसरी पार्टियों के बारे में उनका ये था कि यदि कांग्रेस पैसा लेती थी तो कम से कम काम तो कर देती थी, ये तो पैसा भी ले लेते हैं और काम भी नहीं करते। ये मैंने गुजरात में लोगों के व्यू देखे हैं, सुने हैं, उनसे इंटरेक्शन किया है। ये स्थिति वहाँ पर है। मैंने साधु सन्यासियों का एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं उसमें गया। वहाँ के साधु सन्यासी ये कह रहे थे कि जी हिंदुत्व के नाम पर ये पार्टी जो है वोट लेती है, परंतु यदि हम जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, अहंकारी हैं और हम लोग चक्कर काटते रहते हैं। हालांकि नाम हिंदुत्व का रहता है और हमें आगे करके ये अपना शासन चलाने की कोशिश करते हैं। नाम की आप बात कर रहे हैं, क्या राम मंदिर बना उसको कैसे मानते हैं, सही बना या गलत बना? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर एक पहले वहाँ मस्जिद थी, राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। वो एक दास्ता का प्रतीक था, दास्ता का चिन्ह था, वो खत्म होना चाहिए था। राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है और वो बनना चाहिए था। इस काम में बीजेपी ने पहल करी तो इसको आप सराहते हैं? हाँ, बिल्कुल सराहना करते हैं। देश में धारा 370 खत्म हुई, उसको कैसे देखते हैं? धारा 370 जो हटाई गई वो एक बहुत अच्छा कदम था और उसका हमने उस समय भी समर्थन किया था। जिस समय उन्होंने हटाई थी, हमने चिट्ठी लिखी थी, उनको धन्यवाद दिया था कि आपने ये जो किया बहुत अच्छा किया। पर हो ये रहा है कि एक तरफ धारा 370 आप हटा रहे हैं, दूसरी तरफ बैकडोर से जो कुछ प्रोविजन हटाए गए थे उनको रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, कहीं मिलिटेंट्स के साथ मिलकर, जैसे कांग्रेस करती थी, आप उनको अपनी पार्टी में जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तरीका चल रहा है वो तरीका गलत है और वहां पर हिंदू अभी भी टारगेटेड हो रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था जिस ढंग की होनी चाहिए थी वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई। दूसरी चीज, राजौरी और पुंछ के क्षेत्र में पिछले 20 सालों के बाद अब घटनाएं चालू हुई। क्योंकि क्या हुआ, वहां पर पहले वो जो एक वॉलंटियर फोर्स जो बनाया था स्वयं सेवकों का, उनको ट्रेनिंग दी गई थी, उनको वेपन्स दिए गए थे और उनके कारण से राजौरी और पुंछ क्षेत्र से मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो गई थी। ये सत्ता में आए, इन्होंने उस फोर्स को, उनके वेपन्स खत्म कर दिए, वेपन्स वापस ले लिए, उसको खत्म कर दिया। जब उसको खत्म कर दिया, आतंकवादी चले आए और उन्होंने आकर के घटनाएं शुरू कर दी। फिर दोबारा जो है इन्होंने वो फिर सिस्टम चालू किया। उस समय भी इनको वार्निंग दी गई थी कि जी ऐसा मत करिए, परंतु किसी की नहीं सुनी और इन्होंने तो कुछ काम अच्छे किए हैं, परंतु कुछ काम ऐसे भी हैं जिस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। राष्ट्र निर्माण पार्टी को कैसे देखते हैं और क्या विजन है इसका और किस तरह से ये देश भर में अपना विस्तार कर रही है? देखिए जी, आप हमारा नाम देखिए, उसमें हमारा उद्देश्य जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि राष्ट्र का निर्माण करना। और जैसे मैंने पहले कहा, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र के हित के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एक और जो दूसरी पार्टियां, हमारी पार्टियां, जो हमारी जो पार्टी है उसमें जो अंतर है, सारी पार्टियां
भौतिक विकास को विकास मान करके चलती हैं। रोड बने, हवाई जहाज बने, एयरपोर्ट्स बने, बुलेट ट्रेन बने, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। परंतु साथ में जिसके लिए ये सब कुछ बन रहा है उसके विकास की आपके पास क्या योजना है, उस पर भी विचार होना चाहिए। अर्थात हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी बेटियां, उनको हमें किस दिशा में ले जाना है, उनका विकास किस ढंग से करना है, उसके बारे में किसी पार्टी के पास कोई चिंतन नहीं है। सारी पार्टियां वो उस विकास की बात करती हैं, परंतु इस बारे में कोई बात नहीं करती। शिक्षा के बारे में देखिए, शिक्षा के बारे में कोई गंभीर चिंतन आज तक नहीं हुआ। कुछ इन्होंने करने की कोशिश की है, ये कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, उसको थोड़ा प्रोसीजरल कुछ उसमें चेंज कर दिया कि आप भी उसमें एडमिशन ले सकते हो, उसमें भी एडमिशन ले सकते हो, मैथमेटिक्स है तो आप म्यूजिक ले सकते हो। अरे ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। या कुछ स्किल डेवलपमेंट की बात कर दी, ठीक है, परंतु उसमें क्या होना चाहिए शिक्षा में, उसके बारे में कोई चिंतन नहीं है। हमारा कहना यह है, शिक्षा में सबसे पहले चिंतन उस पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाना चाहिए। शिक्षा इस ढंग की हो जिससे हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारे नौजवान जीवन के प्रति उनका एक दृष्टिकोण बने, पॉजिटिव दृष्टिकोण बने, और हमारे अपने जो जीवन मूल्य हैं उन जीवन मूल्यों को लेकर के वो वहां से निकले। लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे अपने? देखिए जी, यदि मैं दिल्ली की बात करूं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, तीनों ने मिलकर के दिल्ली को नरक बना दिया है। एमसीडी में जब तक बीजेपी रही, आपको पता है भ्रष्टाचार का क्या हाल था, कोई काम बिना पैसे के नहीं होता था। ये आए हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये जो ओखला का जो कूड़े का पहाड़ है वो हम दिसंबर 2023 तक उसको खत्म कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे जी। और मार्च 2024 तक भासपला वाला जो भालसवा वाला जो कूड़े का पहाड़ है उसको हम खत्म कर देंगे। पूरा समय बीत गया, वो पहाड़ और ऊपर बढ़ गया जी। तीनों के, और गाजीपुर में जो है उन तीनों की वो जो है बढ़ोतरी हो रही है, वो साइज में बढ़ता जा रहा है, और इसी को लेकर के ये सत्ता में आए थे। देखिए, दिल्ली में पानी शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, नदी नालों की जो गंदगी जो भी है आप जानते हैं, ठीक है जी। आखिर ऐसा नारकीय जीवन जो है, ये राजधानी है हमारी। और आप देखो कि कहीं आग लग जाती है, वहाँ स्थिति ऐसी है कि वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं पाती। करोल बाग में पिछले दिनों आग लगी एक होटल में, सर्दियों के दिन थे, लोग जो है भीतर ही भीतर जल करके मर गए, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। ये हमारी राजधानी है जी, और फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं पाई। मतलब ये फ्री के नाम पर जो है इस राजधानी को बर्बाद किया जा रहा है। आप व्यवस्थाएं पैदा नहीं करते, आप फ्री के नाम पर गंदा पानी पिला रहे हो। राजेंद्र नगर के अंदर मैं जब गया था, मैंने देखा वहाँ गंदा पानी आ रहा है, लोग मतलब स्वयं अपने पैसे से वो पानी खरीद करके ला रहे हैं। अरे ये क्या तरीका है? फ्री के नाम पर गंदा पानी पिलाया जा रहा है। ये फ्री के नाम पर इस व्यवस्थाएं डेवलप नहीं की जा रही, लोग मर रहे हैं, लोगों के साथ इस ढंग की घटनाएं होती हैं, गंदगी में हम जीने को मजबूर हैं, पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं कूड़े के। आप जाकर के देखो, लक्ष्मी नगर में मैंने देखा, वहाँ घूमने गया था मैं भी, लोगों से बात करने के लिए, पूरा का पूरा खोदा हुआ है जी। थोड़ी सी गली है, वो भी आपने खोद के डाल ली। कब बनाएंगे जी? ये इलेक्शन के दौरान बनाएंगे जी, ठीक है, वोट लेने के लिए। लोग परेशान हो रहे हैं। ये क्या तरीका है? दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया, लोग कब्जा कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, और ये सरकारें करा रही हैं। आम आदमी पार्टी एनक्रोचमेंट करा रही है, लोगों को ला करके वहां बसाना वोट के नाम पर। आप क्या करना चाहते हो? अरे बसाना भी है तो तरीके से बसाओ ना, उनको भी नरक की जिंदगी दे रहे हो आप, और केवल आपको वोट मिल जाए और औरों को भी नरक की जिंदगी दे रहे हो। तो ये
पूरी की पूरी व्यवस्था जो है दिल्ली में चरमरा गई है। लोग सांस लेने तक के लिए परेशान हैं कि उन्हें सही मतलब हवा तक नहीं मिल सकती। तो कैसी दिल्ली है जी, कैसी राजधानी है। इसलिए हमारा इन तीनों पार्टियों के विरोध में हमारा कहना है कि एक अल्टरनेटिव के रूप में राष्ट्रवाद पार्टी है, जो कि लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेगी और ईमानदारी के साथ सॉल्व करेगी। अंतिम सवाल सर, दिल्ली या अपने देश की जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर? मैं केवल ये कहना चाहता हूं सभी साथियों से कि कैंडिडेट को देख करके वोट दें। पार्टियों के जो वायदे हैं उस भुलावे में ना आएं। ये झूठे वायदे करते हैं और एक बार वायदा करके जब सत्ता में आ जाते हैं फिर उन वायदों को भुला देते हैं, फिर दूसरे मुद्दे लेकर के आ जाते हैं, फिर आपको भरमाने लगते हैं। ये जो प्रोसेस चल रहा है, कोई गारंटी दे रहा है, अरे कौन से, कोई अपनी जेब से दे रहा है क्या? सरकारी पैसे की बर्बादी की जा रही है। जो भी मुफ्त में, चाहे वो बीजेपी कर रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी कर रही हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी कर रही हो, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये एक प्रकार से वोट को खरीदने का तरीका है, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। ये दिन दहाड़े की जो लूट होती है ना, तो दिन दहाड़े का भ्रष्टाचार है, परंतु इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनको ये दिखाई नहीं देता कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई, आप ये बताओ, क्या कोई ऐसा सिस्टम है, आपकी अपनी दुकान है, आप उसमें से फ्री देते रहें, कितने दिन चलेगा? आपको कभी प्रॉफिट हो पाएगा उसमें? 1 महीने 2 महीने में आपका भट्टा बैठ जाएगा। अरे सरकार फ्री में दे करके कैसे देश का विकास कर सकती है? हमारा पैसा, लोगों से जो टैक्स का पैसा लिया है उसको आप बर्बाद कर रहे हो केवल वोटों के चक्कर में। उस पर कंट्रोल लगना चाहिए। देशवासियों से अनुरोध है कि इस चीज को समझें और राष्ट्रवाद पार्टी को, जहां हमारे कैंडिडेट हों वहां उनको समर्थन करें, उनको वोट करें। हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ईमानदारी के साथ समाधान करेंगे। उस ढंग के वायदे हम नहीं करेंगे जो झूठे वायदे लोग करते हैं, और निश्चित रूप से हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही आए हैं। ये हमारा वायदा है।